और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते लगाते अभी ये भी निस्तारण हुआ नहीं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन से दल में हैं। बावजूद उसके जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ सब आपने देखा। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता, मर्यादा नैतिकता के नाम पर भी और कानूनन भी। जिस तरीके से राजभवन में धरने का नाटक चल रहा है, क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? किस विधान में है कि किसी दल के नेता के अगुवाई में उनके दल के विधायक महामहिम राज्यपाल को, जो किसी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको इस बात के लिए फोर्स किया जा सकता है? और किस भाषा में ये कहा कि यदि ऐसा नहीं किया तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। ये शब्द उन्हीं के हैं और पूरे प्रदेश और देश ने सुना है। और इस लफ्ज के बाद में खुद गृह मंत्री, जिनको कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है, वो खुद अपराधी साबित हो जाते हैं। जिस तरीके का उत्प्रेरण किया उन्होंने कि यदि इस तरीके से ये कृत्य नहीं हुआ तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ऐसे कई कानूनी प्रावधानों में इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तरीके से खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने यह आपराधिक कृत्य किया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के नियमों का भी उल्लंघन किया है और अपराध संहिता के, भारत के आईपीसी के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुद वो अपराधी के कटघरे में खड़े हो गए हैं। आपदा प्रबंधन की धारा 2005 की धारा 51 में बाधा डालने के लिए इस तरीके के कृत्य में वो शरीक हुए। आप एक तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट को लागू करते हो, होटल में भी उल्लंघन करते हो, और जिस तरीके से दृश्य राजभवन में दिखा, इसी तरीके से आईपीसी की धारा 108 ये दुष्प्रेरण की धारा है, जिसके कारण आपने कुछ लोगों को इस आशय से एक किस्म से भड़काने की कार्रवाई की। इसी तरीके से धारा 124 जिसका उल्लेख बार बार हुआ कि आपने किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राज्यपाल या राष्ट्रपति को ऐसे इस तरीके से आतंकित करने का प्रयत्न किया हो। सीधे सीधे इस तरीके से उन पर अनैतिक दबाव डालकर ये काम आपने किया है। 108 का जिक्र मैंने किया कि इस तरीके से सीधे सीधे संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ उकसाना, लोगों को राजभवन को घेरने की चेतावनी देना, जहां खुद राज्यपाल महोदय रहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी और मुझे इनपुट मिला कि वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, ये दृश्य राजस्थान के इतिहास में इस रूप में कभी नहीं हुआ कि राजभवन अखाड़ा बना हो। आपका दोहरा चरित्र है कि इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की योग्यता के बारे में एक प्रश्न लंबित है। दूसरा, इससे पहले जब फरवरी में सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, उसमें कोरोना के ही मापदंड को ध्यान में रखते हुए आपने उसको सिफारिश की थी और इसलिए सदन स्थगित हुआ था कोरोना की उस ग्रेविटी के कारण। तो कोरोना की संख्या अब तो बढ़ रही है
क्या इस तरह अपनी जिद पूरी करके आप कहीं किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को, हमें इस बात पर ऐतराज है। मैं चाहूँगा कि माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने जाल में फंस करके प्रारंभ से लेकर अब तक निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, और जो आज रास्ता ढूंढा है वो एक तरह से इस गरिमामय पद को गिराने वाला ही देश में साबित होगा, ये मेरा मंतव्य है। इनको किसने कहा कि आप चीफ व्हिप को भेजो स्पीकर के पास और जाकर के रात को अपनी दरखास्त लगाओ कि ये सब लोग अयोग्य हैं। रात को दफ्तर खुला करके लोगों के घर पर 1 बजे चस्पा करने की जरूरत क्या पड़ी? और उसके कारण से जो हाईकोर्ट का काम शुरू हुआ, और हाईकोर्ट के कारण से जो कुछ भी निर्णय 24 के होने के लिए जो डायरेक्शन दिए थे, उसको लेकर के स्वयं स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। तो प्रारंभ किया हुआ पाप आपके द्वारा ही था, और दोनों कोर्टों में जब जाकर के उलझ गया, जब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दिया तो छटपटाना शुरू हुआ। बाकी पहले ही दिन मैंने आपके सामने कहा था कि इस सरकार की अल्पमत है या बहुमत है, इसका निर्णय अगर कोई करेगा तो हाउस का फ्लोर ही करेगा। ये बात अगर उस दिन हो जाती तो आज 12 दिन में बहुत कुछ निर्णायक स्थिति पर आ जाता, लेकिन उस समय तो कोर्ट कचहरी के रास्ते इसलिए ढूंढे क्योंकि बहुमत नहीं था। लोगों को पकड़ धकड़ करके ला करके तैयारी करने के लिए जो समय की आवश्यकता थी वो आपने होटल में बिताई, और अब जब कोर्ट के कारण से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है तो आज आपने सारी मर्यादाओं को धूल धूसर कर दिया। मैं सोचता हूँ कि तरीका तो यही है जो कल आप मिल के आए, अपने कैबिनेट का निर्णय को आपने राज्यपाल को दे दिया कि हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि आप हाउस को बुलाएं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। उसके बाद आज आपने जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ इससे घटिया काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो आपने किया। और जिस प्रकार की नारेबाजी हुई है, जिस प्रकार का ये कहा है कि हम तब उठेंगे जब राज्यपाल ये घोषणा करेंगे। राज्यपाल को आप अपने कैबिनेट का जो मंशा है वो कागज तो आप दे सकते हो, राज्यपाल कब बुलाएंगे वो अपने विधि वाले से बातचीत करने के बाद जैसा उचित समझेंगे वो देंगे, पर आपने बिना उसके समय दिए और इस प्रकार का व्यवहार किया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। और एक हद तो ये पार हो गई। मैं सोचता हूँ इस बारे में सारे प्रदेश को और देश को और कानूनविदों को देखना चाहिए कि एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहाँ पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमामय पद का सम्मान बना रहे। और ये जो लोग अंदर बैठे हैं धरना लगाकर, ये कभी संभव नहीं है। मैं सोचता हूँ उनको आप बाहर करने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान आपके पास है उसका उपयोग करिए और उसके आधार पर इस संस्था की गरिमा को और सम्मान को बचाए रखिए। आपके पास बहुमत है या नहीं है, मैं तो पहले दिन से कहा था, जब आपकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ, मैंने कहा था कि केवल और केवल फ्लोर ही इसका टेस्ट का एक है। वो 12 दिन आपने बेकार गंवाए, और अब आप जब ने सवाल खड़ा किया है तो इस संवैधानिक जो तरीका है आपने अपनी बात कैबिनेट की रख दी। अब ये निर्णय उनको करना है, पर निर्णय उनकी छाती पर बैठकर निर्णय कराने वाला यह जो कार्यक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना चाहिए उतना कम है। मैं कहता हूं कि अगर अशोक गहलोत जी मेरी बात सुन रहे हैं, तुरंत निर्णय करें और अपने लोगों को बाहर निकालें
और राज्यपाल की गरिमा के अनुसार उनको इसके बारे में जो भी निर्णय करना होगा संवैधानिक तरीके से वो निर्णय करें, उसकी पालना वो करें, हम करें, हम सब लोग करें। लेकिन इस पद की गरिमा को बनाए रखना उनके लिए नहीं, संपूर्ण देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जिसको समझने का प्रयास करो। जिस ढंग की भाषा प्रयोग आप कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अंदर से कुछ हिल गए हो, बौखला गए हो, और इस कारण से अनियंत्रित भाषा में क्या क्या बोले जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये कह रहा है कि नहीं तो हम जो है ना घेर लेंगे राज्यपाल के भवन को और जनता घेर लेगी। ये उकसाने वाली प्रवृत्ति बंद करिए। जिस पोस्ट पर आप हो उस पोस्ट की गरिमा बनाए रखो, और मैं सोचता हूँ राज्यपाल को उचित निर्णय करने के लिए जो भी आपने रिक्वेस्ट किए उसका निर्णय उन्हें करने दें। प्रदेश अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए, आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजभवन का जो दृश्य है, अमरूदों के बाग में जब कभी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं उस प्रकार का दृश्य है। हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, आर्टिकल 174 के अंदर उन्हें संविधान ने अधिकार दिया कि वो विधानसभा का सत्र युक्ति युक्त कारण होने के कारण जब हो तो 21 दिन के नोटिस दे के बुलाएं। मुख्यमंत्री जी अपने उद्दंड विधायकों के दम पर 48 घंटे के अंतराल में जो सदन बुलाने की मांग कर रहे हैं, ये मांग न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है बल्कि संवैधानिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। एक तरफ पूरे राजस्थान के अंदर लाखों लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई कोरोना के कारण, और अभी जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की, जो इसी 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 2 के अंदर जारी की, जिसको राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया, उसके अंदर उसके पैरा 1 के सब पैरा 4 में साफ लिखा है कि जिन गतिविधियों को किया नहीं जा सकता, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, जब भारत सरकार की वो एडवाइजरी जो कोरोना के अनलॉक के लिए जारी की गई थी, जिसको राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है, फिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसके बारे में इस प्रकार की बात हो। जो मुख्यमंत्री ये कहे कि 1.5 साल तक उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस पूरा गतिरोध जो 2 घटकों में बटी कांग्रेस के बीच में है, जिसने इस प्रकार के दृश्य पैदा कर दिए। एक जो संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है, मान्य विधायकों की विधानसभा के बाहर के कृत्य को हम शेड्यूल 10 की उस परिधि में अयोग्यता में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा है, तो उच्च न्यायालय के सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश के कारण बाद में इतनी बौखलाहट क्यों? ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि उन्होंने लोकतंत्र पर पहरा लगा रखा है। मुख्यमंत्री जी को पूरी आशंका है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके जो 98-97 लोगों को एक होटल में बंधक बना रखा था, अगर वो बेचैन है, रोज उनको ये आकर कहते हैं कि हम आज यहाँ से निकल कर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, उन्हें ये आशंका है कि उनका बाड़ाबंदी टूटते ही सब लोग अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे, और उनकी सरकार जो अब आंशिक अल्पमत में पूरी अल्पमत में आ जाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर हमारे जो नियम बने हुए हैं विधानसभा के नियम आर्टिकल 208(1) के तहत, उसके अंदर नियम 3 को पढ़ लेते, जिसमें सदन को आहूत करने के नियम बने हुए हैं, तो शायद ये बात वो नहीं कहते। उसमें महामहिम राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो उचित स्थान पर उचित समय के अंदर युक्त कारण होने पर सदन आहूत करेंगे। आज राज्यपाल महोदय को तानाशाह का कहना, मैं समझता हूं जिस प्रकार की नारेबाजी हो रही है, आज तक हम जब कभी भी बड़े से बड़े क्राइसिस में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम भारत सरकार को भी ज्ञापन देते हैं, परंतु ऐसा दृश्य कभी नहीं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का यह कृत्य ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की ओर बढ़ रहा है। आर्टिकल 356 का प्रयोग राजस्थान में न करना पड़े, ये आपकी हम सब की मंशा है।
तो मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने जो इस वक्त राजभवन के भीतर नारेबाजी चल रही है उसे अनैतिक करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हूं।